जिन्होंने नींद गंवाई है, तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं अनंत भास स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सबको हमारी ओर से संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता ही भी, आज हमने संविधान स्पेशल रखा था। तो संविधान स्पेशल में आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। और क्योंकि देखिए, संविधान जरूरी क्यों है, आखिर ये संविधान क्यों आवश्यक है, आखिर अगर संविधान नहीं होगा तो कैसे क्या होगा। तो संविधान बहुत ज़्यादा जरूरी है और संविधान को प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान से और स्टार्ट करते हैं संविधान। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना जो है वो कहाँ से लिया गया है और उसकी भाषा जल्दी से बताइए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए। अगर हम बात करें प्रस्तावना, तो प्रस्तावना लिया गया है यूएस से। पर अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और सबसे खास बात, संविधान का मूल मंत्र है, ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। यह अर्नेस्ट बेकर ने ये बात कही थी कि भाई जो प्रस्तावना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी बिना प्रस्तावना के सब कुछ क्या है? बेकार है। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई? देखिए, अभी हमने आपसे बताया कि भाई भाषा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तो भाषा किस संविधान से ली गई है, तो यहाँ पे आपको बताना है किस संविधान से ली गई है। बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। अमेरिका से ली गई, कनाडा से। अरे भाई, अमेरिका से तो लिया गया है, यहाँ पे भाषा की बात कर रहे हैं। तो भाषा जो है हमारी है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि भाषा ली गई है। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था, भी कब अपनाया गया था? क्या लग रहा है? देखो, एक था उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को भाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो उद्देश्य प्रस्ताव के बाद जो प्रस्तावना को अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। अब ये कैसे अपनाया गया था जरा बताइए भाई। देखिए, जो पहली बार जुड़े हैं वो क्या करेंगे? लाइक कर देंगे, है ना, सेशन को शेयर कर देंगे। और आज हम लोग प्रस्ताव, यानी कि संविधान दिवस है, तो संविधान स्पेशल पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं संविधान को बचाने, संविधान को समझने के बारे में चर्चा करें। देखो, हम लोगों ने क्या किया था, अपना संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत जो किया था 26 नवंबर 1949 को। तो भाई प्रस्तावना भी उसी दिन होगी। अगर यहाँ पे कहें 26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन आपका संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है। और अगर 9 दिसंबर के बारे में बात करें, तो इस दिन पहली अस्थायी बैठक हुई थी। अस्थायी बैठक, चलिए आगे अगर हम बात करें, अस्थायी बैठक जो हुई थी, अस्थायी बैठक के बाद
प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इन द प्रीएम्बल emphasize on the unity and integrity of the nation? कौन सा है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और भाईचारा है। कौन सा है आपको बताना है। जस्टिस, इंडिपेंडेंट, इक्वलिटी और ब्रदरहुड। तो यहाँ पे है एकता और अखंडता। देखिए एकता अखंडता कैसे होगी? जब आपस में भाईचारा बना के रखेंगे। तो यानी इसका आंसर होगा आपका डी, ब्रदरहुड। क्या होगा? ब्रदरहुड। देखिए हम भारत में है ना, तो हम सबको ये समझिए सभी का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा संविधान भी परिपूर्ण नहीं होगा और हम भी परिपूर्ण नहीं होंगे। आपको ये बात समझना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, केवल इतने से नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसको दर्शाती है? यहाँ पे यही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो आपके जो अमेरिका है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका यानी कि यूएस। क्यों? क्योंकि भाई यूएस से ही तो हमने अपना प्रीएम्बल यानी कि जो प्रस्तावना जो है वो हमने लिया है। प्रीएम्बल कहाँ से लिया है? यूएस से। तो जब यूएस से लिया है तो यूएस के प्रीएम्बल में ही यानी वो छाप है जो हमें नजर आती है। और बिल्कुल सही है कि अमेरिका के प्रस्तावना से ही हमें नजर आती है। आगे है निम्न में से कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? Who among the following is the ex officio चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? देखिए यहाँ पे राज्यपाल के बारे में कह रहा है, राष्ट्रपति कह रहा है, मुख्यमंत्री। आप जरा समझिए, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रमुख। देश का प्रमुख मतलब पहला नागरिक। और यहां पे अगर हम बात करें राज्यपाल जो होता है वो राज्य प्रमुख होता है। राज्य प्रमुख का मतलब होता है फर्स्ट नागरिक। कहां का? राज्य का। तो राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है और देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। और यहां पे जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है या पदेन अध्यक्ष होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। जी हाँ, तो पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति जो है वो आपका होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? अब देखिए मौलिक अधिकार क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई जी मौलिक अधिकार जो हैं हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से टेकन किए हैं, यानी कि अमेरिका के संविधान से। अगर हम एफआर के बारे में बात करें तो एफआर जो है वो भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, और कहां से? यूएस से। और अगर उस पे हमें कुछ पॉइंट पे इश्यू है या कुछ हमको मतलब प्रतिबंध लगाना है तो हमें बात करना है संसद। क्या होगा? संसद, याद रखिएगा। तो पार्लियामेंट यानी कि संसद, तो संसद जो होगा वो प्रतिबंध लगाएगा, याद रखेंगे। संसद क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है, कोई भी कानून। चलिए आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? आपको बताना है ये शक्तियां किसे दी गई हैं।
देखिए 3 प्रकार का था, जैसे एक होता है संघ विषय, एक होता है राज्य सूची, है ना, एक होता है केंद्र सूची, एक होता है समवर्ती। इसी तरीके से जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, हु वर गिवन द रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, तो किसके तहत दिया गया है, तो ये याद रखेंगे आपको, बी है गवर्नर जनरल एंड वायस राय। कौन है? गवर्नर जनरल और वायस राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। अब देखिए महिला सदस्य नहीं थी तो कौन आपकी महिला सदस्य नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने यानी कि सदस्य थे, तो संविधान सभा में अगर आपसे पूछा जाए तो कितने थे, तो संविधान सभा में कुल महिलाएं, कुल महिलाएं तो 15, और जिसमें कि नलिनी सेन गुप्ता या नलिनी सेन गुप्ता ये आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। किसकी थी? ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी, याद रखिएगा, कांग्रेस लीडर थी ये। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन। नया राज्य का निर्माण हो रहा है या नाम में परिवर्तन हो रहा है, कि निम्न में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। मान लीजिए नए राज्य के निर्माण या इसमें, तो देखिए होता क्या है कि जो भी आपको करना है, ठीक है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 यानी कि भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में ही सारा सब कुछ दिया है, जिसमें कि जो मेन संशोधन है वो आपका भाग 1 भी है और साथ में अनुसूची भी आपकी कौन सी है? 1 है। तो यहां पे आंसर आपका तो पहला होगा, यहां पे आंसर जो होगा वो आपका पहला होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अनुसूची, ठीक, दूसरे में जो है वेतन की बात है, पहला जो है आपका भाग है, दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है और चौथे में क्या है? राज्यसभा में स्थान। तो दूसरे में क्या हो गया? दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है, तीसरी जो है शपथ से है और चौथी जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसे दिया गया? तो भाई किसे दिया गया था स्वतंत्र भारत में? देखिए स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट थी उसमें 15 यानी कि मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और हमेशा याद रखिए जब भी आपका विदेश होता है वगैरह ये सब हमेशा प्रधानमंत्री अपने अधीन ही रखते हैं, परमाणु विभाग वगैरह ये सब जो होता है प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं, ठीक है, आज भी है और उस समय भी था। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्न में से किसमें शामिल किया गया था? साइमन कमीशन ने कुछ सिफारिश की थी। जैसे साइमन कमीशन कब आया था? आपने पढ़ा, आज सवेरे पढ़ाया था कि साइमन कमीशन जो था वो आपका 27 में गठन था, 28 में आ गया, 29 में आना था। पर यहां पे अगर हम बात करेंगे तो आंसर होगा आपका ए। क्या होगा भाई? ए। तो ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए मौलिक अधिकारों के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार। अभी आपने देखा कि अभी हमने आपसे कहा था, चर्चा किया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसको यानी कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है, ये तो गलत है भाई। उन्हें निलंबित किया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऐसा थोड़ी कि प्रेसिडेंट को नींद आ रही थी, सो के बोला ऐसा है थोड़ा खत्म कर दो, ऐसा भी गलत है। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश पे निलंबित, भाई गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी कि अचानक याद आया प्रधानमंत्री को कहा कि निलंबित कर दो, ये भी गलत है। आपातकाल के दौरान, हाँ आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। भाई मान लीजिए देश में आपातकाल लगा है और भाई सेना कह रही है मान लो कि आपको यहाँ नहीं जाना है और आप जा रहे हो, तो इस स्थिति में निलंबित किया जाएगा, परंतु करेगा कौन? तो करेगा संसद। यानी कि संसद जो है वो कानून बनाएगा और कानून बना के किया जाएगा, याद रखिए। आगे है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? हु डिसाइडेड व्हाट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ये लाभ का पद क्या होता है? देखो, लाभ का पद ये होता है कि मान लीजिए आप जैसे किसी पद पर हैं, क्लियर, अब एक पद पर रहते हुए दूसरे पद पर भी कब्जा करना या दूसरे पद पे भी, तो इसे कहा जाता है लाभ का पद, क्लियर है। एक पद पर रहते हुए दूसरे पद पे भी कब्जा, तो इसे कहा जाता है लाभ का पद। और ये डिसाइड करती है संसद। कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा संसद। संसद के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि कौन सा पद लाभ का है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ करहल में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है ना, तो लोकसभा की सीट पे क्या हुआ कि अखिलेश यादव जीत गए, तो जो विधानसभा की सीट थी वो खाली हो गई। तो यानी कि आप एक समय एक ही जगह के नेता रह सकते हो। तो आप भी सोचो ये सही है कि गलत है? तो सही है, अच्छी बात है भाई, दो जगह के कैसे रहोगे? संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित है? Which part of the Constitution deals with the organization, composition, duration, officer, procedure, privileges, powers, etc. of the Parliament? तो कौन सा है आपको बताना है भी। भाग 4 है, भाग 5 है, भाग 6 है या भाग 7 है? तो कौन सा है जरा आपको बताना है। तो यहां पे याद रखिएगा भाग 5, ठीक है। कौन सा होगा? भाग 5 हो जाएगा, याद रखेंगे भाग 5। फिर क्वेश्चन है, एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, यानी कि स्पीकर के द्वारा। अच्छा, वर्तमान में स्पीकर कौन है? अगर हम आपसे कहें वर्तमान स्पीकर, तो वो है ओम बिरला। ओम बिरला। चलिए, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में हुई? तो जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका को हम सरल भाषा में PIL बोलते हैं, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में PIL के लिए PN भगवती, यानी ये जो थे जज, तो इनके द्वारा, अगर भारत में कहें तो इनके द्वारा। लेकिन अगर ये है क्या, ये जो हुई तो ये अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में। अब देखिए ये होता क्या है, इसमें ये होता है कि आप किसी के प्रति भी, यानी कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, अगर आपको लगे
तो आप उसके प्रति क्या कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितना सब कुछ है, ये सब आपकी जानकारी हो सकती है। ठीक है, चलो। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यताएं क्या हैं, ये आपको बताना है। देखो, अगर आपको राज्यपाल बनना है, समझो, तो अब सबसे खास बात, राज्यपाल में क्या होता है, पहले तो कोई भी किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, यानी कि राज्यपाल बनते समय आपकी एज कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। ठीक, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी होगी, ये भी मैटर नहीं करता है। उसे कम से कम स्नातक, पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब, बस खाली मस्त रहो, बढ़िया से उल्टा सीधा बोलना आता हो और पकड़ हो, और ठीक है इस तरीके से हो, फिर सरकार को चापलूसी करते रहो, सरकार खुश हो जाएगी और खुश होकर आपको कहीं ना कहीं का राज्यपाल बना देगी। ठीक है, बस। यानी कि जो अगर देखा जाए तो राज्यपाल जो है वो हकीकत में पिंजरे में बंद एक तोता के जैसे है। क्या राज्यपाल का चुनाव होता है? तो याद रखिए, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री को जो व्यक्ति अच्छा लगता है, सही बात है, प्रधानमंत्री को जो व्यक्ति अच्छा लगता है उसे राज्यपाल बना दिया जाता है। जो भी अच्छा लगेगा उसे राज्यपाल बना दिया जाएगा। हाँ, कह दिया जाएगा तुमको राज्यपाल बना दे रहे हैं। ठीक है, यही है। आगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? देखिए, अगर हम बात करें वर्तमान में हाई कोर्ट, कुल हाई कोर्ट, तो वर्तमान में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। और कितने केंद्र शासित हैं जहां पे हाई कोर्ट है? कितने यूटीज जहां पर हाई कोर्ट है? तो 3 नहीं, सॉरी 2 हैं। एक आपका दिल्ली है और एक आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? तो बताइए भाई, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, तो हटाने का उसको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार है? क्योंकि राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, वो राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यालय तय करता है। हाँ, ये कर सकता है, ये उसके औकात के अंदर है। तो वो क्या करता है कि राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का जो कार्यकाल है, कितने साल चलेगा, 3 साल के रहेगा, 4 साल के, 5 साल के लिए, ये वो क्या कर सकता है? तय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कई बार ये क्वेश्चन सरल सा है, आता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि 50वें जो आपके जज थे, 50वें सीजेआई DY चंद्रचूड़, तो ये रिटायर हो गए। तो इसके बाद जो 51वें बने, ये 50वें थे, 91वें बने हैं कौन? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना को किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई। तो ये आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे है, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कौन सा है जो दोनों में आता है, आपको बताना है। तो देखो, यहां पे आप लोगों ने पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कैसे? देखो, जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे
तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत क्या करता है, इसकी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है। ग्राम न्यायालय, देखो गांव का जो न्यायालय होता है, गांव का जो न्याय वाला प्रोसेस होता है, वो आपका अगर हम बात करें तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे, यानी कि जो न्याय होगा वो सबका नेचुरल तरीके से किया जाएगा। ठीक है, हाँ, सभी लोग मिलजुल के, आपने देखा है ना जैसे सरपंची होती है तो इस तरीके से, तो ऐसे वर्क करता है। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है या सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। पेपर में ये भी क्वेश्चन कई बार आया है और इसका आंसर 39 का ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 40वां आर्टिकल है ये आपके ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस समिति के अनुसार राज्य से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। तो देखिए जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु, यानी कि दो लोग थे जब, यानी कि पंचायत की बात की गई, तो एक आपके थे अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, और एक थे बलवंत राय मेहता कमेटी। तो जो बलवंत राय मेहता ने बात की थी वो बात की थी 3 लेवल पर, और इन्होंने जो बात की थी इन्होंने 2 लेवल पे। इन्होंने कहा था जिला पंचायत और ग्राम पंचायत ये होना चाहिए, जबकि बलवंत मेहता ने क्या कहा था, उन्होंने 3 बोला था। भारत के वित्त आयोग का गठन, देखो वित्त आयोग क्या होगा, आर्टिकल 280, क्लियर। और इसका जो गठन होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 27वां, निम्न में से कौन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, कौन से प्रावधान है। देखो, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन होना चाहिए। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर, यह पॉइंट नहीं होगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे है, राज्य के महाअधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे। राज्य के महाअधिवक्ता को क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल राज्य का है ना, वो केंद्र का नहीं है। केंद्र का होता तो महान्यायवादी होता। तो राज्य के, अगर चूंकि राज्य का है तो राज्यपाल हटाएगा भाई, राज्य का है तो राज्यपाल हटाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है। सीवीसी, सीवीसी कौन हटाएगा। तो केंद्रीय जो है केंद्र का है, तो केंद्र का हर काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हर काम राष्ट्रपति करता है तोता बन के, तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं। स्वीडिश यानी भारत में जो लोकपाल का पद है वो कहीं से लिया गया, तो कहाँ की विशेषताएं हैं, तो ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी विशेषताएं हैं। क्या होंगी, सभी विशेषताएं हैं जो कि ली गई हैं।
और यहां पे अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के द्वारा नियुक्ति, तो ये आपको देना है। और कल सवेरे याद रहिएगा, कल सवेरे हम जो करेंगे अप्रैल 2024 का रिवीजन, यानी कि अप्रैल 2024 का रिवीजन होगा। टॉप 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे धड़ाधड़, ठीक है, हाँ धड़ाधड़ 40 क्वेश्चन। और इतना ही नहीं, आपको पता है भी हमारा जो टारगेट बैच चल रहा है 299 रुपए में है, याद रखना है। और फौजी बैच 2.0 20% के डिस्काउंट पर है, याद रखिएगा। और कल यानी कि आपका जो है शुरू होगा परसों से आपका तेजस बैच में इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, 28 नवंबर से शुरू हो रहा है इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स आपका शुरू हो रहा है 28 नवंबर से, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई समस्या ना रहे। और अब से कुछ ही देर के बाद आपकी क्लास होगी अजय सर की मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है। तो बने रहिए साथ में, और कोई दिक्कत हो तो दिए गए साइट्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।